आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रूस में कॉकेकस हाईवे पर अजरबैजान की बॉर्डर पर कई सौ माइग्रेंट वर्कर्स हफ्तों क्या महीनों से टेंट में रह रहे हैं। ये सभी अजरबैजानी हैं। दरअसल जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है और रूस और अजरबैजान के बीच की बॉर्डर ऑफिशियली बंद हो गई है। हालांकि कुछ लोगों को आने जाने की परमिशन है, मगर तब भी कुछ लोग टेंट में ही रह रहे हैं। कई लोग आसपास के गांवों में घूम रहे हैं। बॉर्डर के पास एक गांव है कुलार, वहां पर बहुत सारे लोग हैं। कईयों की हालत खराब है। अब कुछ रुपया पास में है नहीं, न काम है न खाने को कुछ है। मॉस्को के ग्रुप ऑफ माइग्रेशन एंड एथनिसिटी रिसर्च ने एक पोल कराया, जिसके अनुसार मालूम हुआ कि वहां 75% माइग्रेंट्स अपनी इनकम का सोर्स खो चुके हैं। आपको अपने देश के मजदूर याद आ गए ना? लेकिन ये हालात सब जगह हैं, सब जगह, पूरे विश्व में। बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से चला जाए ये कोरोना वायरस। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आपके लिए लेकर आई हूं कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम क्या क्या बात करेंगे जल्दी से बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आपको अपडेट्स का इंतजार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से नजर में धुंधलापन आता है, यानी धुंधला दिखाई देता है क्या? केरल में फिर से सक्रिय मामले बढ़ना और डेली केसेस भी बढ़ना सेकेंड वेव का संकेत है। बिहार की रिकवरी दर इतनी ज्यादा क्यों है, ये बताएंगे आपको। इसके बाद आपको एक डॉक्टर से मिलवाएंगे जो कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल हैं, वो बस ये जानती हैं कि वो एक डॉक्टर हैं। और अंत में आपको बताएंगे कि अगर किसी को कोविड-19 हो गया है तो क्या खाएं, क्या पिएं, और बचना चाहते हैं तो भी क्या खाएं पिएं। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 8,833 की कमी आई है, यानी अब ये संख्या 8,93,592 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 78,365 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इसी अवधि में करीब 70,500 नए संक्रमित भी मिले हैं। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 69 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली में महज 29 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2 लाख से बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई है और इस दौरान 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई है। 17 दिन में पहली बार केरल में एक्टिव केसेस में आज गिरावट दर्ज की गई है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल 18 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। वहां के पुजारी और 11 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित होम आइसोलेटेड मरीजों के घर के बाहर अब पोस्टर नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि पोस्टर से लोगों को काफी परेशानी होती थी और लोग लक्षण आने के बाद भी जांच के लिए आगे नहीं आते थे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक और चेतावनी जारी की है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि प्रदूषण में PM 2.5 स्तर में मामूली बढ़ोतरी भी कोरोना वायरस के मामलों को 8 से 9% तक बढ़ा सकती है। कोरोना के साथ प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों और श्वसन संबंधी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। भारत में जल्दी ही एयरलाइंस 75% यात्री भार के साथ चलाई जाएंगी। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल ये बात कही। विश्व भर में कुल मामलों की संख्या 3,62,00,000 के पार पहुंच गई है। चीन ने WHO के साथ मिलकर कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ बटाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि अगले साल मार्च तक अमेरिका में पर्याप्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,17,310 हो गई है। पेरू में प्रति 10 लाख मरने वालों की संख्या विश्व में 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में सबसे ज्यादा है। ये संख्या है 1,000 प्रति 10 लाख। और यूरोप में 1 लाख से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। जी,
त्योहारों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नवरात्र की धूम तो आप गुजरात में जानते ही हैं कि क्या रहती है। गरबा और डांडिया सुनते ही मन में ऐसे घंटियां बजने लगती हैं। मगर इस बार सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। न सिर्फ नवरात्र बल्कि दशहरा, दीपावली, नया साल, शरद पूर्णिमा सब के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य में कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। खुले स्थान पर पूजा की जा सकती है, मूर्ति रखी जा सकती है, गरबा खेला जा सकता है, पर मूर्ति को छूना नहीं है, प्रसाद वितरण नहीं होगा और बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मेले, एग्जीबिशन और रामलीला जैसा कुछ नहीं होगा। यानी इस तरह के कुछ प्रतिबंध रहेंगे। तो याद रहे, आ वखते गरबानु आयोजन नहीं थाय। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण के दौरान आने वाली एक अलग तरह की समस्या की। वो ये है कि कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देने लगता है। मैंने भी ये महसूस किया, मगर मुझे लगा कि शायद मोबाइल देखने से ज्यादा ऐसा हुआ होगा और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे डॉक्टर से ही कंफर्म किया जाए। जयपुर राजस्थान के बड़े जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल। उनसे मैंने पूछा कि क्या कोरोना वायरस आंखों पर असर डालता है और कोविड-19 के मरीजों को धुंधला दिखाई देता है। अच्छा प्रश्न है। कोविड-19 एज सच जो बीमारी है उसकी वजह से आंखों में जो होने वाली बीमारी या ब्लरिंग की आप बात कर रहे हैं वो बहुत रेयर है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर ऐसा हो रहा है। जैसे कि हार्ट अटैक आता है, ऐसे ही आंखों में ब्लड वेसल्स होती हैं, खून का दौरा होता है। खून के दौरे के कम होने की संभावना या बंद होने की संभावना, जिन लोगों को कोविड बीमारी ज्यादा है और पॉपुलेशन प्रॉब्लम आ रही है उनको थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। बट अगर हम बात करें कि ये कॉमन प्रॉब्लम है तो कोविड की वजह से आई प्रॉब्लम कॉमन नहीं है। कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि कोविड महामारी की वजह से काफी लोग अपना आई चेकअप पिछले कुछ महीनों में नहीं करा पाए हैं। उनका चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, या अगर वो काला पानी के मरीज थे और उनको काला पानी का प्रेशर कंट्रोल की जो दवाएं चल रही थी वो नहीं मिल पाई हैं, या उनको टाइम से डालकर ये चेक नहीं करवा पाए हैं कि उनका कंट्रोल सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो एक कारण है। दूसरा कारण जो कॉमन आया है हमारा देखने में, कुछ लोगों के चश्मे बीच में टूट गए, वो नए चश्मे नहीं बनवा पाए, इसकी वजह से वो पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं और पुराने चश्मे घर में कोई पूरे हुए हैं जिनका नंबर अब चेंज हो चुका है उनको लगा रहे हैं, तो ब्लरिंग ऑफ विजन है। और एक मुख्य बात जो कॉमन बीमारी है जिसे हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो इस महामारी के टाइम में काफी लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल जो ज्यादातर मरीज हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत पके हुए मोतियाबिंद वाले मरीज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कुछ महीनों से उस काम को नहीं करवा पाए, नहीं हो पाया, इसलिए वो बीमारी बढ़ गई है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि कोविड की वजह से आंखों में ब्लरिंग प्रैक्टिकली नगण्य है, बहुत रेयर है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जरूर है, बट ऐसा कॉमनली नहीं हो रहा है। जी, और एक ये भी है कि ये कहा गया बीच में कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आई इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि आंखों के जरिए भी कोरोना वायरस जो है वो आपकी बॉडी में जा सकता है, तो ये कितना ठीक है? ये बात सही है कि कुछ केस रिपोर्ट्स हुए हैं। जैसे कि सबसे कॉमन बात जो है वो नाक के थ्रू जाता है, फिर मुंह के थ्रू जाता है। कुछ लोगों में कोरोना वायरस आई की जो अपन आंखों के आंसू हैं और आंख की बाहर की झिल्ली जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं उनमें मिला है। बट एक केस से जिसको कि आंखों के आंसुओं में ऐसा हो उससे दूसरे को फैला हो, ये चांस कम है। ये जरूर है कि जिस आदमी को कोरोना हो रखा है उसके आंसुओं में कोरोना वायरस मिलना एक बात हो सकती है। बट चश्मा लगाने का जो मेन फायदा है वो ये है कि कोई भी गंदगी जो हमारे साथ अंदर जा सकती है, शरीर में जा सकती है, उसमें जैसे हम मास्क लगाते हैं तो वो नाक और मुंह को कवर करता है, चश्मा लगाते हैं तो वो आंख को कवर करता है। आंख में चश्मा लगाने का प्रोटेक्टिव रोल कोरोना टाइम के अलावा भी है, खास करके जब ऐसी संभावना हो कि किसी कारण से आंख में कोई कचरा गंदगी जा सकती हो, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कंजक्टिवा में हम चश्मा लगाने की सलाह जरूर देते हैं। जी, और एक और कॉमन चीज है कि जब लोगों को कोविड या ऐसी कोई भी समस्या हो जाती है तो लोग अपना वक्त बिताने के लिए या टाइम पास करने के लिए ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो ब्लरिंग वाली जो समस्या मैं कह रही थी वो हो सकती है? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, कोई भी चीज की अति बुरी है,
अपनी पुरानी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जियते। मतलब ये है कि जो काम आप कर सकते हैं उससे ज्यादा आप करेंगे तो आप थकेंगे। तो जैसे अपन ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन पे हो, मोबाइल पर हो या किसी और चीज पर हो, हम जब लगातार काम करते हैं तो आंख की कुछ मसल्स पर्टिकुलर दूरी पे देखने के लिए काम करते करते थक जाती हैं, और उस थकान के बाद वो अपने काम करने को मना करती हैं, या आपको लगता है कि ये काम नहीं कर पा रही है, तो ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम स्क्रीन पे कोई काम कर रहे हैं तो सराउंडिंग लाइट, उसके आसपास की एम्बिएंट लाइट हमारी सफिशिएंट होनी चाहिए। कई लोग गलती क्या करते हैं कि मैं मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो बाकी लाइटें बंद कर दूं कमरे की, उससे आंखों पर एक अनावश्यक तनाव बनता है, क्योंकि जो पूरी लाइट है सराउंडिंग वाली वो भी हाई में जा रही है, और एक ब्राइट लाइट जो उसके बीच में चमक रही है वो ज्यादा जा रही है। तो उस कंडीशन के लिए आप सराउंडिंग लाइट्स को हमेशा ऑन रखें। दिन में कमरे में अगर बैठे हैं तो खिड़की या पर्दा या कुछ खुला हो, रात में अगर हैं तो कम से कम एक कमरे में एक ट्यूबलाइट या लाइट और जली हुई होनी चाहिए, जिससे कि ये स्ट्रेन अननेसेसरी नहीं आए। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टीवी देखने से या मोबाइल देखने से या लैपटॉप देखने से आंखों को कोई नुकसान अदरवाइज परमानेंट रूप में नहीं होता है। ये जरूर है कि काम करने से व्यक्ति थक सकता है, उसके लिए उसको चश्मे की जरूरत है तो उसको चश्मा लगाना चाहिए। अगर मसल्स कमजोर है तो मसल्स की आंखों की एक्सरसाइज करने से वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बट परमानेंट ब्लरिंग वाला काम नहीं है। एक दो केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें किसी आदमी ने एक साथ 10-12 घंटे मोबाइल देखा, तो बिकॉज ऑफ दैट उसको टेम्परेरीली नजर एकदम से ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति में आ गई। वो उसका कारण वही है कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं आंख में, जिन पर इमेज बनती है, वो लगातार काम करते करते एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जो वापस रिकवर हो जाती है। जी, तो कोविड-19 के पेशेंट्स जो आइसोलेशन में हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह से, तो उनकी आंखों की देखभाल के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखो, आईज को क्लीन रखें, अगर चश्मे की जरूरत हो तो चश्मा लगाएं। लाइटिंग कंडीशन, मतलब सराउंडिंग में लाइट अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि अंधेरे में बैठे अपन या बहुत तेज धूप में बैठ के स्क्रीन देख रहे हैं, हमें कंडीशन ठीक नहीं है। स्क्रीन का कलर, स्क्रीन की जो लाइटिंग कंडीशन है, सराउंडिंग लाइट कंडीशन उसके लगभग बराबर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंतर होगा तो वो स्ट्रेन डालेगा। बट कोरोना हो गया है, इस बात से आई केयर के लिए कोई एक्स्ट्रा केयर अदरवाइज नहीं चाहिए, डरे नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब बात करते हैं केरल में बढ़ रहे संक्रमण की, कि क्यों वहां हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। साथ ही बिहार में इतनी ज्यादा रिकवरी दर क्यों है, एक सवाल ये भी है। इस पर बात करने को मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय। सबसे पहले दीपू जी, केरल पर बात करते हैं। क्यों है केरल के ये हाल, क्या वहाँ सेकेंड वेव है? देखिए, सबसे बड़ा जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है केरल को लेकर के कि कल जो है 8 अगर अक्टूबर की बात करें तो इसमें एक्टिव केसेस तकरीबन 76.28% के अराउंड रहा, और ये एक तरह से सबसे बड़ा जंप कहा जाए एक्टिव केसेस में, जिसको कि आप बाकी जो क्योर्ड और डेथ्स के नंबर्स होते हैं उसको हटा करके टोटल केसेस से आप निकालते हैं, तो ये एक्टिव केसेस के नंबर में केरल वाकई सबसे ज्यादा, उसके लिए 8 अक्टूबर का दिन ये रहा जब उसने डे टू डे की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें उसका जो हिस्सा था वो तकरीबन 76% के आसपास था, और ये जो नंबर था करीब 4,423, आपको याद होगा कि करीब 2500 से ऊपर ज्यादा वो डेली केसेस भी केरल कभी रिपोर्ट नहीं करता था, और 4000 केवल एक्टिव केसेस में अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो नो डाउट कोई ऐसा एक तरह से कहा जाए ग्लिच होगा या कोई टेस्टिंग का ऐसा पैरामीटर होगा कि एक दिन में इतना ज्यादा नंबर आया हो। सेकेंड नंबर पे जो कर्नाटक है 17% के अराउंड एक्टिव केसेस में, वो एक तो ऑब्वियस इसको मत समझा जा सकता है कि कर्नाटक में ऑलरेडी जो है एक तरह से वेव कहिए या जो नंबर ऑफ टेस्टिंग वो चेंज करते जा रहे थे, उसका एक रिजल्ट थोड़ा डिले किया उन्होंने, उसका रिजल्ट अब दिखने को आ रहा है। लेकिन सबसे जो सरप्राइजिंगली है कि एक्टिव केसेस में वेस्ट बंगाल 6.43% के आसपास वो आ गया है, और जहाँ पे कि नंबर हालांकि एब्सोल्यूट टर्न नंबर 373 लोगों का एक्टिव केसेस का है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम अगर कम्युलेटिव डे 1 को छोड़ दीजिए, अगर आप एक दिन की रिपोर्ट को भी, तो एक्टिव केसेस देखें तो महाराष्ट्र अभी भी टॉप पे है 27% के साथ एक्टिव केसेस में, और उसके बाद जो नंबर है वो करीब देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का नहीं है, 12.87%। उसमें करीब देखा जाए उसके बाद 12.87 यानी कि 13%, तो आंध्र प्रदेश के बाद केरल का है
हालांकि केरल 3rd पोजीशन पर है, लेकिन उसके बाद कर्नाटक है 5% के साथ, और जो रेस्ट ऑफ द स्टेट है 39% के अराउंड उनका एक्टिव केसेस में पार्टिसिपेशन है। तो ये सिनेरियो चेंज तो हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि इस स्पीड की वजह से जो उत्तर प्रदेश, यूपी या बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पे की टेस्टिंग सबसे ज्यादा कहा जाए सो कॉल टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे की मोस्टली एंटीजन टेस्टिंग है, तो उसमें नंबर सभी टॉप 5 स्टेट्स में वो नहीं आ रहे हैं। इसमें केवल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स हैं जो कि 39% के अराउंड अपना शेयर करें। टोटल केसेस में भी अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र है अभी भी टॉप पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश है 10% के अराउंड, जो टोटल कंट्रीज का 10% से एबव थोड़ा सा जो कंट्री का टोटल कोरोना के नंबर है पॉजिटिव केसेस, इंक्लूडिंग आपके एक्टिव और डेथ और बाकी सारे केसेस को मिला करके जो कम्युलेटिव नंबर्स होता है, उसमें अभी भी सेकेंड पोजीशन पर आंध्र प्रदेश दिख रहा है, और कर्नाटक उसके बाद है, और तमिलनाडु भी है उसके बाद 9.3%, यानी कि तकरीबन 6,35,000 के आसपास तमिलनाडु में केसेस हैं, और फिर उत्तर प्रदेश है 6% के अराउंड जो उसका नंबर है। इसमें केरल 5 में से कहीं नहीं है जो टोटल केसेस का अगर आप बात करेंगे। ठीक इसी तरह से डेथ्स में भी अभी जो है कहा जाए तो करीब 39,000 के अराउंड महाराष्ट्र में डेथ्स है 37%, और कर्नाटका का जो नंबर है वो 9% टोटल डेथ का, कंट्री के डेथ का है, और वो 9,574 के अराउंड है। तमिलनाडु देखा जाए तो तीसरे पोजीशन पर है, लेकिन इसमें भी उत्तर प्रदेश 6200 करीब डेथ हो चुकी है वहाँ पे, जो ऑफिशियली रिपोर्टेड नंबर है। तो यहाँ पे 5 स्टेट जो डेथ्स के नंबर्स हैं उसमें जो 5 टॉप के स्टेट्स हैं उसमें यूपी भी शामिल है। जी दीपू जी, एक चीज और कि बिहार से के लिए बात कर लेते हैं। जब हम राज्यों की बात कर रहे हैं, बिहार में रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बताई जा रही है, जबकि वहाँ इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या इसका क्या कारण है कि वहाँ पर वाकई में ऐसा है, या फिर कुछ टेस्टिंग का ही यहाँ पर भी कुछ ग्लिच हो सकता है? देखिए, बिहार में रिकवरी का आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले DIO ने एक स्टडी की थी जिसमें कि ये पाया गया था कि अगर आप 2 वीक्स का कंपैरिजन करें सितंबर और जुलाई के नंबर्स को हम लोगों ने किया था मॉनिटर, तो उसमें ये आया था कि केवल 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, सुपौल और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो था जमुई, जहाँ पे कि केवल केसेस ऐड हुए हैं, यानी कि बढ़े हैं। अगर उसी 2 वीक के ब्लॉक को अगर हम देखें 23 सितंबर और 11 सितंबर के बीच के 2 वीक का जो ब्लॉक हुआ, और ठीक उसी टाइम पीरियड को हम जुलाई में लिया थे, तो उस समय हम लोगों ने टेस्टिंग का एक पैटर्न देखा था जिसमें ये आया कि ग्रेजुअली करीब 95% टेस्टिंग जो है वो एंटीजन की होती है जनरली, जिसमें कि 30 to 50% फॉल्स निगेटिव्स आते हैं। और इसकी वजह से क्योंकि हमने ये नंबर्स चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जो एक वर्चुअल जो एड्रेस जो करते हैं उसमें से लिया, क्योंकि सरकारें वहाँ की ऑफिशियली जो ब्रेकअप है टेस्टिंग का वो नहीं देते हैं कि कौन सा टेस्टिंग RT-PCR से कितना किया गया और कितना टेस्टिंग आपको एंटीजन से किया गया। तो ये नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और एंटीजन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि स्लिप करने के, यानी कि आपके पास पॉजिटिव भी है तो भी वो निगेटिव मोस्टली दिखाता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है RT-PCR को माना जाता है। तो हालांकि उसमें भी चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट चांसेस होते हैं कंपैरिजन टू एंटीजन के, और एंटीजन की टेस्ट ज्यादा होने से ये माना जाता है कि आपके केसेस प्रॉपर नहीं रिपोर्ट हो रहे होंगे। तो रिकवरी ऐसा किसी हॉस्पिटल में रिकवरी नहीं, जिन लोगों ने 14 डेज या 21 डेज का कवर कर लिया कोरोना के बाद और कोई सिम्टम्स नहीं दिखा, उनको रिकवरी काउंट कर लिया जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि टेस्टिंग पैटर्न अभी भी बिहार में या बाकी कुछ स्टेट्स में बहुत क्लियर नहीं है, और एंटीजन पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी की बात, लेकिन वो बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जो सीरो सर्वे हैं वो ये शो करते हैं कि अभी भी इंडिया तकरीबन, जो कि आइडियली 60% आपको चाहिए कि सारे लोग 60% लोग इन्फेक्टेड हों, लेकिन अभी भी ये मिलता है कुछ कुछ जगहों पे, खासतौर से जो स्लम एरिया, अर्बन स्लम एरिया है, वहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज 20% के अराउंड जो है इन्फेक्शन है। तो इसमें हार्ड इम्यूनिटी की बात शायद बहुत पॉसिबल नहीं है। तो बिहार में रिकवरी के चांसेस कुछ ऐसा नहीं है, वो सारा कुछ दारोमदार टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि टेस्टिंग का नेचर कैसा है आपका। ये थे दीपू राय। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते।
शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब बात करते हैं एक ऐसी डॉक्टर से जो कोरोना जब से आए हैं तब से लगातार ड्यूटी दे रही हैं। बच्चे उनके छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका हौसला बुलंद है। साथ ही जब मैंने पूछा कि फीमेल होने के नाते आपको कुछ परेशानी तो नहीं आती है, तो उन्होंने कहा वो एक डॉक्टर हैं, मेल और फीमेल से परे। इनका नाम है डॉक्टर नीतू, जयपुर से हैं। आइए सुनते हैं। मैम, रेलवे हॉस्पिटल में हूँ और जब से यहाँ पे अपने इंडिया में कोरोना आया है तब से हम लोग कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत प्रिपेयर किया है। इनिशियली हमारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल, जो कोविड केयर हॉस्पिटल सेंटर्स है ना, वो बनाया गया और हमें 100 बेडेड हॉस्पिटल की वो परमिशन मिली मैम। तो उसमें क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का क्राइसिस तो हमेशा से रहा ही है और अभी भी है ही, और बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग। पेशेंट्स भी नाउअडेज इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मतलब बेड्स की प्रॉब्लम्स होने लग गई है और घर पे मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल हो पाता है आजकल, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। हम लोग कोविड में आ जाते हैं वार्ड में ड्यूटीज करने, तो वहाँ डॉनिंग डॉफिंग इन सब में ना कोशिश तो बहुत करते हैं हम लोग कि बच पाए सब चीज़ों से, कि वायरस हमें टच भी ना करे, बट फिर भी थोड़ा एरोसॉल जनरेटेड तो है ही। जान आपको पता ही है कि कितना कंटेजियस है, ड्रॉपलेट तो फैल ही रहा है सब जगह। इस वजह से ही तो इसकी इतनी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं अपने इंडिया में। हाँ जी। तो इस वजह से हम लोग करते हैं मैनेज मुश्किल से। घर पे बच्चों को दादा दादी संभालते हैं। हमारे यहाँ रेलवे में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई है हम लोगों को। रेस्ट हाउस दिया हुआ है मैम, जिसमें हम लोगों को रूम दिए हुए हैं। जिनकी भी ड्यूटीज लगती है वो वहाँ जाके और रहते हैं जिस दिन ड्यूटी होती है। अच्छा। और ऐसे करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं जी। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं, लाइक पेशेंट्स के साइड से कोई दिक्कत आती है? हाँ, पेशेंट्स को समझाना तो बहुत मुश्किल है मैम ना, लेमैन होते हैं उनको। एक्चुअली पेशेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पेशेंट्स को फीवर आ रहा है, कॉफ हो रहा है। आज की डेट में मैम 99.9% तो यही चल रहा है कि जिसको भी फीवर आया है वो आप मान के चलिए कोविड ही है। बट पेशेंट्स मानने को तैयार नहीं होते ये चीज। हम उनको खूब ये एडवाइस करते हैं कि नहीं, आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, दूसरों के कांटेक्ट में मत आइए, और जो अपना जनरली जो सब चल रहा है, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बट इंडियन सिनेरियो में मैम पेशेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पेशेंट समझना ही नहीं चाहता। वो मतलब पेशेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इस मौसम में तो ये आ रही है कि ये मौसम जनरली वैसे भी प्रीवियसली फीवर का ही रहा है। मतलब पहले भी बिफोर कोविड तो अपने इस साल फेस कर रहे हैं अपन लोग। बट जब पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी डेंगू, मलेरिया और ये सब इलनेस इसी सीजन में होती है। तो पेशेंट्स को ये लग रहा होता है कि नहीं, हमें तो सिंपल वायरल और या इनमें से कुछ हुआ है, कोविड हम लोगों को नहीं है। तो ऐसे करके उनको जांच के लिए कन्विंस करना कि कोविड की आप जांच करवा लीजिए, वो भी बड़ा मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग, और इतना काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट्स को। बड़ी मुश्किल से जाके वो टेस्ट कराते हैं और फिर हम मैनेज करते हैं उन लोगों को। और एज ए फीमेल होने के नाते आपको क्या लगता है कि कितने घंटे आप काम करती हैं, और मतलब आपकी शिफ्ट कितने देर की होती है? मैम 9 to 4 तो हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। और बीइंग एज अ फीमेल मैम एज सच ड्यूटीज का कोई इशू नहीं है। वो तो ठीक है, हम डॉक्टर्स हैं, हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन फील भी नहीं किया कि मेल और फीमेल का कुछ अलग इशू होता है। एक पीपीई किट पहनते वक्त जो थोड़ी दिक्कतें होती है ना, एज अ फीमेल मतलब मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें होती होंगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। पीपी किट पहनते टाइम थोड़ा सा आपका हेयर्स वाला इशू रहता है। बाकी तो एज सच पीपी किट तो दोनों के लिए वो यूनिसेक्स होती है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि मेल और फीमेल का कुछ ऐसा रहता है इशू। हाँ, वो सबसे बड़ा इशू वो तो सबके साथ ही रहेगा मैम, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वॉशरूम जाना। और फीमेल्स की और भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वो तो मतलब नॉर्मली भी फीमेल्स को फेस करनी ही पड़ती हैं। तो वो जो पीपी किट पहन के जैसे हम लोग राउंड करते हैं, हम अंदर जाके पेशेंट्स के वहाँ उनकी सारी दिक्कतें क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उनको क्या चाहिए, उनका सैचुरेशन कैसा चल रहा है, फीवर तो नहीं है, ये सब देखने में पूरा मतलब 7-8 घंटे हम लोगों को लग जाते हैं अंदर।
दिक्कतें तो बहुत होती है, मतलब एज अ फीमेल तो मैं नहीं कहूंगी, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, पीपी किट में इतनी स्वेटिंग होती है कि फेंट हो जाते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब फेंट होने वाले हैं। ना आप पानी पी सकते हो, वॉशरूम नहीं जा सकते हो, तो ये सब तो मैम रहती हैं। बीइंग अ फीमेल एज सच मुझे कुछ फील ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा वैसे है, वो तो दोनों के लिए ही है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है। ओके, तो आप जब से आया पैंडेमिक रेगुलर अपनी सर्विसेज दे रही हैं? जी मैम, हम रेगुलर हमारी सर्विसेज दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स ही दे रहे हैं, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। इवन बेचारे हमारे कुछ डॉक्टर्स ये वार्ड में ड्यूटी करते हुए पॉजिटिव भी आए, इवन मैं खुद भी क्वारंटाइन हुई, तो बहुत दिक्कतें तो बहुत आती हैं। बच्चों को लेके इशू रहता है, फैमिली को लेके इशू रहता है, बट मैम हमारे रेलवे हॉस्पिटल में इतना अच्छा मैनेज किया हुआ है सब कुछ कि हम लोगों को अलग से रहने के लिए सुविधा भी दी हुई है, कि जिसमें हम लोग ऐसा ना लगे कि भाई बच्चों के पास जाएं और उनको इन्फेक्शन ना दे दें, ऐसा कुछ कोई इशू है नहीं हमारे साथ। तो हम लोग ठीक है, थोड़ा उन रेलवेज भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने हमें हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश की है और हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीतू, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब एक बड़ा कॉमन सा सवाल, जैसे कोविड हो गया है, क्या खाएं क्या करें, यहाँ तक कि जिनको कोविड हो जाता है तो लोग फोन करके सलाह देते हैं कि ये खाओ वो मत खाओ। सवाल ये है कि आखिर में खाना क्या चाहिए। मैंने ये बात जानने को फोन मिलाया मुंबई की सीनियर न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट डॉक्टर मीनल शाह को। सबसे पहले डॉक्टर आप ये बताएं कि क्या खाएं कोविड के मरीज। एक इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि कोविड-19 एक इन्फेक्शन है, तो हमें इन्फेक्शन से रिकवर करना है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोटीन। प्रोटीन या जो प्रोटीन है वो खाने में अगर देखा जाए तो आपके दाल है, दूध है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिकन, मच्छी, अंडा, ये सारी चीजें हैं। प्रोटीन जो है वो आपका रिकवरी में मदद करता है, क्योंकि वो आपकी जो डैमेज सेल्स है उसको ठीक करने के लिए मेरे को प्रोटीन चाहिए। सो अगर वो इनटेक कम रहेगा तो वो रिकवरी यानी जो डैमेज सेल को रिपेयर करके वापस अच्छा बनाना है वो प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है, और जो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोसेस वीक रह जाता है, क्योंकि इनफ रॉ मटेरियल नहीं है। मतलब ये बेसिक चीज है, अगर यही हम नहीं खाएंगे तो वो जो नए सेल्स भी बन रहे हैं, जो अच्छे सेल्स वापस आ रहे हैं, वो कमजोर होते हैं। सो ये होता है कि हमें वीकनेस है, लॉन्ग टर्म रहती है। एट द सेम टाइम वो रिकवरी फेज जो अगर मेरा 10 या 15 दिन में ठीक होना था, वो मेरा 1-1.5 महीना निकल जाता है उससे वापस आने में। और ये दौरान अगर मेरे को वापस एक इन्फेक्शन लग जाता है किसी और चीज का भी, तो वो एक भी रहता है कि इम्यूनिटी भी थोड़ी कम रहती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोविड के ड्यूरेशन में भी और कोविड के बाद भी है प्रोटीन। अगर वो हम अच्छे से खा रहे हैं तो अपना रिकवरी एटलीस्ट सही से होगा, और एक बार रिकवर कर जाए तो हम श्योर कि हम स्ट्रांग है। तो आप और क्या सजेस्ट करेंगे इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटीन। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम अच्छे फैट्स खाएं। काफी बार हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अच्छी घी वाली चीजें खिलाए कि वो रिकवर करे अच्छे से, तो ये टू एन एक्सटेंड इज करेक्ट, क्योंकि जो फैट्स है वो हमारे लंग्स के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 सबसे ज्यादा हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए फैट अच्छा होता है। फैट में सारे फैट्स अच्छे नहीं होते, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भजिया या समोसा या सेव फरसान ऐसी चीजें खाए, बट ऑयल जो दाल सब्जी में जाता है, थोड़ा चपाती पे घी लगा के खाया या फिर खिचड़ी पे थोड़ा सा घी डाल के खाया, तो ये टू एन एक्सटेंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि हल्की चीजें खानी है तो सिर्फ बॉईल करके खाना दे दो उनको। वैसे भी टेस्ट ऑल्टरेशन होते हैं कोविड-19 में, और वो उनको इसकी वजह से वो काफी सारी चीजें नहीं खा पाते। अब उसमें उबला हुआ या बिना मसाले का खाना देंगे तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। सो एक तो वो फ्लेवर भी ऐड करेगा, और दूसरा लंग्स के लिए भी सही है। तीसरा वो मेरी कैलोरीज भी इम्प्रूव कर देता है। तो जब कोविड के बाद काफी बार पेशेंट खा भी नहीं पाते, एपेटाइट उनकी कम होती है, भूख कम लगती है दवाइयों की वजह से। जी हाँ, कुछ दवाइयों की वजह से भूख ज्यादा भी लग सकती है, जिसे स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो जनरली स्टार्ट किया जाता है। बट इन एनी केस हमें ऐसा खाना चाहिए जो कैलोरी डेंस होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा भी खाए ना अगर, तो उससे काफी सारी एनर्जी मिलनी चाहिए। तो हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सही मात्रा में खाने की जरूरत है। सो अगर देखा जाए तो जैसे दाल और सब्जी जो नॉर्मली हमारा बनता है उसके लिए ऑयल ठीक है, जो तड़का अपना नॉर्मली यूज होता है, और उसके अलावा जो पूरे दिन में 2 या 3 चम्मच घी हम इंक्लूड कर ले तो इवन दैट्स अ गुड स्टार्ट। और इन सब के अलावा नट्स आ जाते हैं आपके, तो आलमंड है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है,
जो आपकी सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सारी चीजें भी अच्छी है। मोर इम्पोर्टेंटली नट्स यानी जो बादाम, अखरोट और पिस्ता है, इसमें जो फैट है वो बहुत फायदा करता है, नॉट ओनली फॉर लंग्स बट इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगेन लाइक जैसे कैलोरी डेंसिटी भी अच्छी रहती है, तो दिन में अगर हम 10 से 12 पीस भी खा पाए तो वो भी बहुत हो जाता है, उसको भी हमें ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है। और इनकी नट्स यानी जो सिंगदाने हम खाते हैं, इवन दैट इज गुड। तो ऐसे नहीं है कि बादाम अखरोट ही खाना है, अगर हम 10 से 15 पीसेस पीनट भी पूरे दिन में सिंग भी पूरे दिन में इंक्लूड कर पाए, सो वो भी एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ फैट हो जाता है। सो क्वांटिटी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि सारी फैटी चीजें हैं तो हमें ज्यादा भी नहीं खानी है। ऐसे तो नहीं कि वो फैटी चीजें हैं, टेस्ट अच्छा लगता है, हम ज्यादा खा रहे हैं, फिर उसकी वजह से आगे जाके कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज ना हो जाए। बट एक मात्रा में लाइक जैसे 10 से 12 पीस नट्स के हो गए या सीम हो गया, तो 10 से 15 पीस तक हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हम रोज के रोज इंक्लूड करें तो कैलोरीज एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हम बोलते हैं, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट रहेगा जी। और तीसरी चीज अगर हम देखी जाए तो वो है टू एन एक्सटेंट पानी। पानी थोड़ा ध्यान ये रखना है कि वो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम भी नहीं लेना है, क्योंकि काफी बार जब वो जिनको बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स थे कोविड के दौरान, जो अच्छे खासा मतलब हॉस्पिटलाइजेशन था या फिर उनको काफी ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे थे, तो मतलब लंग्स जिनके कॉम्प्रोमाइज थे टू एन एक्सटेंट, उनको बहुत ज्यादा पानी पीने की एडवाइस किया जाता है। और बहुत कम पियेंगे तो डिहाइड्रेशन का रिस्क तो रहेगा ही, और जो बलगम बनती है फ्लेम ड्यूरिंग द प्रोसेस जब बीमार होते हैं, तो वो सिक्रीशंस थिक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ही ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। तो पॉसिबली लंग्स इज नॉट द प्रॉब्लम, वो कफ इतना ज्यादा है या सिक्रीशंस इतने ज्यादा है, उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो रही है। सो नॉर्मली हम 1.5 लीटर तक बोलते हैं उनको पीने के लिए, कि वो बहुत ज्यादा भी नहीं हो गया और बहुत कम भी नहीं हो गया। और 1.5 लीटर भी कैसे लेना है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके सिप करके लेना है। ऐसे नहीं कि एक 200 ml का ग्लास पिया और फिर 3-4 घंटे कुछ नहीं पिया। एक 100 ml या आधा ग्लास पानी या कोई लिक्विड सूप हो गया, दूध भी चलेगा एक बारी के लिए, या फिर गर्म पानी में नींबू या हल्दी डाल के, वैसी कोई भी चीज आप लेके थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में अगर सिप करते रहते हो तो ये बलगम कम करेगा। काफी पेशेंट्स को कोविड की वजह से ब्लोटिंग या डिस्टेंशन यानी गैसेस की तकलीफ रह रही है, क्योंकि गट को भी अफेक्ट कर रहा है ये, तो उनके लिए भी ये सही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जैसे पानी पीते रहते हैं वो गैसेस को रिलीज करता रहता है। एंड लाइक आई सेड, हम फ्लूइड ओवरलोड में भी नहीं जा रहे कि बहुत ज्यादा पानी पी लिया जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने लगे, क्योंकि लंग्स अगेन कॉम्प्रोमाइज है, उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी जी। और विटामिन सी लेने के लिए भी काफी बोलते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स खाए जाएं। जी करेक्ट करेक्ट, वो मेरा चौथा एलिमेंट है विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली एक इम्यूनिटी इंप्रूव भी करने में मदद करता है, दो जो रिकवरी फेज है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो आपके मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू एन एक्सटेंट। मतलब उसको एक ऐसा एलिमेंट माना गया है जो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दोनों काम करता है। अब इम्पोर्टेंट है कि एक विटामिन सी खाने से ले या फिर विटामिन सी सप्लीमेंटेशन से ले। फिलहाल सप्लीमेंटेशन शुरू कर दी जाती है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज अफोर्ड नहीं कर सकती कि थोड़ा सा कम लिया तो चलेगा। वी नीड दैट एश्योर्ड 500 mg to 1000 mg ऑफ विटामिन सी एवरी डे। तो अगर खाने से इंक्लूड करने की बात करी जाए विटामिन सी की, तो आपका सबसे बेस्ट सोर्स आ जाता है लेमन जेस्ट, मतलब नींबू का छिलका। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स वो है। उसके बाद आता है गुआवा यानी पेरू। एक पत्ते होते हैं इसके ड्रमस्टिक्स के, इवन दैट इज कंसिडर्ड रिच इन विटामिन सी। ग्रीन चिलीज जो हम खाते हैं, इवन दैट इज कंसिडर्ड रिच इन विटामिन सी, बट ऑब्वियसली वो हम ज्यादा नहीं खा पाते। इसके बाद मेरा लेमन जूस आता है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट आता है गुआवा, नहीं तो फिर आंवला। जी राइट। एंड एक और पत्ते हैं जिसको बोलते हैं मायालू, जो महाराष्ट्र क्यूजिन में ज्यादा यूज हो जाता है, जिसकी आमटी बनती है मायालू आमटी करके। दैट इज अगेन वन ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्हिच इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। नाउ सिर्फ एक प्रॉब्लम है विटामिन सी का, उसमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि आप उसको ज्यादा पका नहीं सकते। अगर आप उसको बॉईल करोगे, कुक करोगे, सूप या कुछ बनाने की कोशिश करोगे, तो वो आपका विटामिन सी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो हीट को ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी जितनी हो सके फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स से ले लिया करो, एज इन डोंट कुक योर फूड अलॉट। और लाइक आई सेड, आंवला है, गुआवा है या फिर लेमन है, इसमें बेनिफिट यही होता है कि हम इसे पकाने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं खाने में। इसके लिए ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद आपका सिट्रस फ्रूट्स आ जाता है, तो ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी हो गया, पाइनएप्पल हो गया,
इवन पपाया टू एन एक्सटेंट हैज सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो ये सारी चीजें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए विटामिन सी का जब जिक्र आता है हम ज्यादातर फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो बिना पकाए भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और ये चीज का भी ध्यान रखें कि उसे जूस या कुछ बनाने की भी कोशिश ना करें क्योंकि अगेन वो प्रोसेसिंग में जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतना मेरा विटामिन सी कंटेंट और कम होता जाता है। तो जितना हो सके फ्रेश कट फ्रूट्स काट के खा ले ताकि तुरंत हम खाए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत ना पड़े। जी। और कुछ अफवाहें या मिथ्स कह लें कि मिलेट्स खाने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलेट्स खाने से बहुत अच्छा रहता है, अनाज में जैसे बाजरा खाएं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? अफवाह नहीं है, इट्स अ गुड थिंग टू हैव। दोनों थिंग इज कोविड के रिस्पेक्ट से ना भी कंसिडर करें बट इट्स अ गुड थिंग टू हैव। बिकॉज जो हम अब तक खा रहे थे ज्यादातर इंक्लूड कर रहे थे खाने में तो वो दाल और चावल। हम ये मिलेट्स को कहीं ना कहीं वी हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, हम भूल गए थे कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बहुत कम घरों में बन रहा था ये। बट ये जो मिलेट्स है वो विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्सेस है क्योंकि ये काइंड ऑफ अनपॉलिश्ड हो जाते हैं। मतलब हम अगर गेहूं देखें तो हम गेहूं भी पॉलिश करते हैं और पिसवा के लेते हैं जहाँ पे हम काफी सारा उसका जो फाइबर है वो निकल जाता है। जो फाइबर था दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। तो हम जो ले रहे हैं वो काफी सारा नॉट कम्प्लीटली बट काफी सारा रिफाइंड फ्लावर हो जाता है वो, भले कम्प्लीटली ना हो। एंड सेम चीज राइस के लिए हो रही है कि राइस हम पॉलिश्ड या बासमती ले रहे हैं। अनपॉलिश्ड राइस जो है वो विटामिन बी में अच्छा है, अभी भी इट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड फाइबर टू एन एक्सटेंट। बट जो पॉलिश बासमती राइस ले रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें निकल जाती है। बट जब अगर ज्वार या बाजरा या नाचनी हम इंक्लूड करें तब उसे पॉलिशिंग का कंसर्न नहीं आता है, हम उसे सिर्फ पीस के वी यूज इट एज अ फ्लावर। सो द न्यूट्रिएंट रिटेंशन इज बेटर एंड उसमें भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हम राइस और व्हीट में नहीं पाए जाते। इसके लिए तो गुड थिंग हुआ, कोई नुकसान नहीं करेगा वो। और सिर्फ कोविड नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से वो अच्छी चीजें इंक्लूड करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर मीनल। देखिए, अब किसी से नहीं पूछने का, ना ही सलाह लेने का, बस जो डॉक्टर साहब ने बोला है वो ही सब खाने का है। समझ गए आप? वैसे तो आप मेरे कहे बिना ही समझ जाते हैं। हाँ जी, मुझे मालूम हो गया है कि आपने मास्क पहन लिया है, वेरी गुड। हाथ सैनिटाइज भी आप कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो आज आपको मेरी ओर से बहुत सारा थैंक यू। और कल आपसे मुलाकात होगी। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।